हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है RSCIT थ्योरी सेशंस के अंदर, जिसको हम कवर कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर एग्ज़ाम हब, जो कि ऑफिशियल चैनल है आरोह कंप्यूटर क्लासेस का। हमारे अभी तक के 4 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और वो सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको दिख रही है। यदि आपने अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जितना भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलना चालू हो जाए। तो पढ़ते हैं, और आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एज ए प्रैक्टिकल भी आपको पूरा का पूरा फिनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल सिस्टम, जो कि आप सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, वो पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस पता लग सके। तो चलिए देखते हैं हमारी इस स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिनेंशियल लिटरेसी, मतलब कि वित्तीय साक्षरता। मतलब आप ऑनलाइन बैंकिंग उपयोग करते हैं, बहुत सारे आप परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो ये सारी की सारी जब आप इंफॉर्मेशंस अपने बैंक के थ्रू करते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशंस कहीं ना कहीं सुरक्षित रहती है। तो वो सुरक्षित वे में जाए, इन सब के लिए आपको फिनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो एप्लीकेशन है उनका प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। तो इसी के लिए इसको सिलेबस में कवर किया है, जो कि है चैप्टर नंबर 5। यहाँ पे हमने सबसे पहले ऑनलाइन बैंकिंग को कवर करना है। जैसा आप ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब ये हो गया कि आप जो भी पैसे आप अपने बैंक में जमा कराते हैं या किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आप खुद से भरते हैं। कार्ड की डिटेल्स जो होती है, ATM कार्ड जो होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उन सब की डिटेल आप खुद से भरते हैं, जिसको वेरिफिकेशन के लिए पिन, OTP या CVV नंबर या इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड बैंक देता है, उसके माध्यम से आप पैसा विड्रॉ भी करते हैं, डिपॉजिट भी करते हैं, ट्रांसफ़र भी करते हैं। ये सब जो प्रोसेस आप करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन बैंकिंग। मतलब कि जो भी बैंकिंग रिलेटेड वर्क होता है, जो करता है, वो कौन सा होता है, आपका ऑनलाइन बैंकिंग का पूरा वर्क ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर जब आप उपयोग करते हैं तो पहले बैंकों में लाइन लगानी पड़ती थी। अब आपकी एक केवल मोबाइल के अंदर इसकी ऐप होती है, जिसके थ्रू आप 24/7 बैंकिंग सुविधाएं ले सकते हैं, ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, जिसके लिए कॉस्ट बहुत कम आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप बहुत जल्दी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने बिल भर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, और सारा का सारा ट्रांजैक्शन बहुत ही सुरक्षित है, क्योंकि बैंकिंग सर्वर पर अवेलेबल रहता है। तो ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब है बैंकिंग के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन के माध्यम से आप कर रहे हैं, तो उनको हम ऑनलाइन बैंकिंग की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कौन कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में एक प्रकाश डाल लेते हैं। तो जब हम ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करते हैं तो हमारे आधार के प्रमाणीकरण के जरिए हमारा बैंक खाता आसानी से खुल जाता है, और अपने खाते के अंदर जितनी भी बैलेंस है या अपना जो स्टेटमेंट है वो आप आसानी से ऑनलाइन में देख सकते हैं। आप अमाउंट जो है ट्रांसफ़र ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। आपके डोमेस्टिक जो बिल हैं, रिचार्ज हैं, क्रेडिट बिल हैं, उनको आप आसानी से डिपॉजिट करा सकते हैं। चेक बुक जो होती है उसको आप आसानी से चेक बुक को भुगतान कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अगर आपको ब्लॉक करवाना है, किसी तरीके से आपका कोई भी कार्ड खो गया है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप बैंक, सारी सुविधाएं आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ऑनलाइन के माध्यम से अब आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपना एक नया अकाउंट अगर किसी बैंक में ओपन करना चाहते हैं तो आप आसानी से ऑनलाइन के माध्यम से अपना नया खाता खोल सकते हैं। अपना बजट, जो भी आपका सेविंग है, करंट अकाउंट है, रिकरिंग खाता है, उन सब की भी सारी की सारी इंफॉर्मेशंस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी सुविधा है जो कि आपके लिए उपयोगपूर्ण है। अब हम बात करते हैं जनधन खाता अकाउंट, जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम से जानी जाती है। इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्टार्ट किया था,
जिसके अंदर एक हैबिट को डेवलप करना था, एक राष्ट्रीय नेशनल ये योजना थी जिसका ऑब्जेक्ट जो था वो ये था कि जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, जो कि बैंक में अपना पैसा नहीं डाल रखे या बैंक अकाउंट उनके पास है ही नहीं, जिन्हें ये नहीं पता कि बचत क्या है, जमा क्या है, उन सबको एक प्रॉपर वे में लाने पे, या आप ये बोल सकते हैं पाइपलाइन में प्रॉपर वे में लाने के लिए मोदी जी ने जनधन अकाउंट बनाया, जिसका लक्ष्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकाउंट खोला जाए। अब जब हम अकाउंट खोलते हैं तो उसमें पहले बहुत सारी दिक्कतें आती थी कि डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते थे, उसको बहुत आसान किया गया। एक पहचान पत्र या फिर आप अपने मतदाता आधार कार्ड के माध्यम से डॉक्यूमेंट को लगाकर आसानी से जितने भी बैंक हैं उन्होंने खाता खोलना चालू किया, जिससे कि जो भी उनको आर्थिक मदद मिलनी है उसके बीच में कोई भी बिचौलिया ना आए, डायरेक्टली उसी पर्टिकुलर आदमी को उसके बैंक अकाउंट के अंदर सारा का सारा पैसा मिल जाए। तो ये सारा का एक ऑब्जेक्ट लेकर इस तरीके की योजनाएं बनाई गई 2014 में, जिसके अंदर जो भी सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे बोर्ड्स हों या पब्लिक क्षेत्र के उपक्रम्स हों, उन सब में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिटेड करना है। उनके द्वारा जितनी भी लाभ योजनाएं हैं वो डायरेक्टली पार्टी को मिल जाए, इन सबको एक साथ ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना थी जिससे कि सक्सेस भी माना गया है, जिसके अंदर आप आसानी से अपना जो अकाउंट है वो किसी भी बैंक में, नेशनल बैंक में आसानी से खुलवा सकते हैं इस योजना के थ्रू। ऑनलाइन डिजिटल जो आप सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जब भी आप कुछ भी चीज़ खरीदते हैं ऑनलाइन तो उसके लिए जो पेमेंट होता है वो आप डिफरेंट माध्यम से देते हैं। तो यहाँ पे समझाने के दृष्टिकोण से हमने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशंस यहाँ पे दिखाया है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट मेथड्स में हम क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, जिसमें बैंक हमको एक पर्टिकुलर क्रेडिट देती है और एक पर्टिकुलर टाइम में हम उसका उपयोग करके उसका पेमेंट कर देते हैं। तो वो होता है क्रेडिट कार्ड पेमेंट, जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से जो आपका अमाउंट बैंक में रखा हुआ है उसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो बैंक आपको डेबिट कार्ड देती है। जैसा आप यूज़ करते रहेंगे वैसा आपका अमाउंट जो है वो कटता रहेगा। लेटेस्ट रुपे कार्ड भी आजकल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ये भारतीय प्लेटफॉर्म है, मनी प्लेटफॉर्म्स है, तो इसके माध्यम से भी आप रुपे कार्ड का उपयोग करते हुए आप अपने पेमेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये रुपे का डेवलपमेंट है वो किसने किया? वो किया NPCI ने, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा रुपे का निर्माण किया गया, जो कि अपना खुद का इंडिया का एक गेटवे है या आप बोल सकते हैं पेमेंट मेथड है जो कि टोटली सिक्योर है। तो NPCI का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से पता होना चाहिए। नेट का उपयोग करके भी आप अपने बिलों का पेमेंट कर सकते हैं। और आपने बहुत बार देखा होगा जब आप पेट्रोल भराते हैं या फिर किसी भी डीमार्ट्स या इनसे शॉपिंग करते हैं तो इस तरीके की आपको पीओएस मशीन्स देखने को मिलती है, जिसमें आप आपके जो कार्ड है उसको आप स्वैप कर सकते हैं, जिसको हम पीओएस भी कहते हैं। तो इतनी मेथड से आप अपने पेमेंट्स का मूवमेंट कर सकते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट आसानी से इस माध्यम से हो जाता है। साथ आप अपने मोबाइल और डिजिटल वॉलेट जैसे कि पेटीएम, योनो ऐप, पेटीएम का जो ऐप है उसका के माध्यम से भी आप अपने अमाउंट को इनमें रख सकते हैं और आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं। जितना पेमेंट कटेगा उसका पूरा का पूरा अकाउंट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल वॉलेट्स होते हैं जिनके माध्यम से, जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, अब पहले वॉलेट्स का उपयोग होता था, आजकल वॉलेट्स का उपयोग कम होता है, तो लेकिन पहले इसका उपयोग किया जाता था, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है आपकी नॉलेज के लिए। उसके बाद आता है आपके पास ये जितनी भी आप इंफॉर्मेशंस हैं ये सारे के सारे गेटवे हैं। इनकी फुल फॉर्म आपको प्रॉपर वे में पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछी गई है, जिसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है विथ लोगो। तो सबसे पहले आता है यूपीआई। बहुत बार आपने सुना होगा यूपीआई कर दीजिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसको बोलते हैं, इस तरीके का इसका एक लोगो है। उसके बाद आता है भीम, जिसे बोलते हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी, मतलब कि भारत द्वारा बनाया गया एक मनी ट्रांसफर का इंटरफेस जो कि बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। इसके बाद होता है USSD, जिसे बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, मतलब कि आप एक जो नॉर्मल कीपैड है उसके माध्यम से भी आप पैसे को जमा और निकाल सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी जो वो गेटवे यूज होता है वो होता है USSD।
इसी तरीके से आधार के माध्यम से जो भुगतान होता है, जब आप पैसा निकालते हैं मित्रा के माध्यम से, उसके लिए आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। इस तरीके का लोगो आपको देखने का मिलेगा। और गूगल पे जो आप करते हैं यूज़, जिसके माध्यम से आप पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे एक मेथड्स हैं, जो एक एनवायरनमेंट है जिसके माध्यम से आप अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्रम में आप नेफ्ट जो होता है, बहुत बार आप बैंक में जब जाते हैं तो आपको बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करना होता है, तो आप बोलते हैं नेफ्ट कर दीजिए, जिसको बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेफ्ट। आसानी से बड़ा फंड नेफ्ट के माध्यम से बैंक द्वारा कर दिया जाता है। इमीडिएटली पेमेंट सर्विसेज, जिसे बोलते हैं IMPS, बहुत बार आप उपयोग करते हैं। जब आप नेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं, आप लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट के अंदर, आपको IMPS दिखेगा, तो आपको उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसी तरीके से पेमेंट का बहुत जल्दी तरीके से सुरक्षित वे उपयोग करने के लिए RTGS होता है, जो कि बहुत बड़े अमाउंट के लिए होता है। 25 लाख 30 लाख इस तरीके का आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद BBPS, जिसे बोलते हैं भारत बिल्स पेमेंट्स सिस्टम, का भी उपयोग करते हुए बड़े अमाउंटों को सुरक्षित लेवल पे सिक्योर सॉफ्टवेयर के साथ आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसके लिए आप इन सभी गेटवे का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पे जितनी भी शॉर्ट फॉर्म हमने लिखी है, सब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अपने कॉपी में लिख लेंगे या फिर इसको बार बार रिकैप करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। हम बात करते हैं फास्टैग। बहुत बार आपने सुना होगा, जब भी आप मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आप जयपुर से निकल के अजमेर गए, तो आपने देखा होगा बीच में टोल प्लाजा पड़ता है, वहाँ पे आपको टोल जमा कराना पड़ता था। लेकिन नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से फास्टैग लगा दिया गया है। मतलब जो भी कार होती है, उस कार के ऊपर, अभी हम यहाँ पे एक कार सा एक एग्जांपल समझा देते हैं, और इस कार के कांच के ऊपर आप एक स्टिकर लगा देते हैं, तो बस उसकी टेक्नोलॉजी, जैसे ही आप टोल प्लाजा के पास जाते हैं, इसके अंदर जो डेटा है वो फैच कर लेता है और आपके वॉलेट से पैसा कट जाता है, और जो भी आपकी चीज़ें हैं वो यहाँ पे जमा हो जाती है। मतलब कि जो भी आपका अमाउंट कटना है वो पूरा का पूरा कट जाता है, चाहे आप ट्रक चला रहे हो, चाहे आप कार चला रहे हो। तो फास्टैग के माध्यम से आसानी से जो भी आपको अमाउंट देना है वो आपके वॉलेट से कट जाता है। तो इसके लिए पहले से एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और फास्टैग उसके लिए आपको एक तरीके का रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशंस लगा होता है, जो आसानी से उसको स्कैन कर लेता है और आपकी गाड़ी जो है उसमें जो भी आपका अमाउंट है उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। तो इससे क्या होता है, एक तो समय की बचत होती है, आपको रुकना नहीं पड़ता, पेट्रोल भी आपकी बचत होती है क्योंकि आपको रुकना नहीं पड़ा, तो आपका पेट्रोल बर्बाद नहीं हुआ। और जो फास्टैग है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो कितनी होती है, 5 ईयर्स होती है। आप इसको बार बार रिचार्ज करा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे आप ट्रेवलिंग ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, रिचार्ज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अगर हम वर्किंग स्टाइल को देखें, तो आप फास्टैग के अंदर जो SMS आता है, जैसे आपकी राशि कटती है, तो जब आपकी गाड़ी रनिंग में है तब भी आपके वो जो कटता है तो उसका मैसेज आपके फ़ोन पे आता है, जिससे कि आपको पता लग जाता है कि प्रॉपर वे के अंदर कितना पैसा कटा है और प्रॉपर शुल्क आपके अकाउंट से कटता चला जाता है। अब इसके बारे में छोटी सी एक हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले, अभी तक देश में 332 टोल प्लाजा पे ये सुविधा हो चुकी है। भारत में ये सबसे पहले अहमदाबाद और मुंबई के हाईवे के बीच में 2014 में शुरू किया गया था। जुलाई 2015 में चेन्नई बेंगलुरु टोल प्लाजा पर शुरू किया गया, और आज के समय में चाहे 4 व्हीलर हो या बड़े जितने भी हैं, उनको फास्टैग लगाना बहुत ही अनिवार्य हो गया, जिससे कि ट्रैफिक भी जाम नहीं होता है और जल्दी आपका जो रुपीज़ है वो कट जाता है, जिससे कि प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। अब यहाँ पे हमेशा जब भी आप पेमेंट करें, तो जब भी आप क्लिक करने के बाद, पेमेंट जाने के बाद, कभी भी रिफ्रेश बटन पे क्लिक ना करें, क्योंकि जब पूरा का पूरा पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है तो लिखा हुआ आता है सक्सेसफुल पेमेंट, तभी ही आप रिफ्रेश करें या बैक जाएं। OTP कभी भी किसी को ना बताएं। OTP बताने से आपके वॉलेट से पैसा निकल सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। MMID पंजीकरण के बाद बैंक द्वारा आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, वो नंबर भी आप किसी के साथ शेयर ना करें। जब आप ऑनलाइन बैंकिंग की काम कर रहे हैं तो उसके अंदर जब आप बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं कि जो भी पैसा आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो किसको मिले, उस बेनिफिशियरी का नाम और उसका जो भी IFSC कोड है उसके बैंक का, वो प्रॉपर आप डालें, जिससे कि किसी तरीके का पेमेंट में आपको डिफ़ॉल्ट ना हो या किसी तरीके का पेमेंट जो है वो आपका लीक ना हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप बता सकते हैं जो भी लोग ऑनलाइन का उपयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए।
तो इस सेशंस के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 के भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, जिससे कि आपको पूरी की पूरी थ्योरिकल कंसेप्ट्स पता लग जाएगा। तो आशा करते हैं ये थ्योरी सेशन सीरीज आपको पसंद आ रही है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी तरीके के कंटेंट हम आपको देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।